नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं मौजूद हूं नवीन सक्सेना स्टूडियो में, और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए हैं साथ खेल विशेषज्ञ राकेश थपलियाल। राकेश, स्वागत आपका। धन्यवाद। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले कल झारखंड में 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप आज से शुरू, और भारतीय तैराकी महासंघ ने 24 मार्च से राजकोट में होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप को रद्द किया। राकेश, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि अभी एक टेस्ट श्रृंखला जो है खत्म हुई है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच थी वो वाकई चौंकाने वाली थी। और अब जो श्रृंखला जो खेली जाएगी 2020 की, लगभग सभी मैच यहीं खेले जाएंगे। कैसी रहेंगी पिच? हालांकि बैटिंग तो रहेगी वहां पर। बिल्कुल, देखिए, हम तो परंपरागत रूप से मैंने बहुत मैच उस पुराने स्टेडियम में कवर किए हैं जो मोटेरा के अंदर होता था, और बैटिंग पैराडाइज विकेट होती थी बहुत अच्छी, और अगर मदद होती थी तो थोड़ी बहुत स्पिनर्स के लिए उसमें रहती थी। लेकिन इस बार जब नया स्टेडियम बना, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया, उसके बाद तो एकदम से एक बदली हुई पिच नजर आई। और पहले टेस्ट मैच के अंदर जिस तरह की पिच थी और उसके बाद जो दूसरे टेस्ट में पिच आई, तो दोनों में काफी फर्क था। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि T20 में लोग रनों का अंबार देखने के लिए आते हैं, धमाकेदार बल्लेबाजी देखने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी पिच होगी कि जिसमें बल्लेबाजों के लिए काफी कुछ आसानी रहेगी। राकेश, हम यहाँ से टेक्निकल रूप में समझना चाहेंगे, क्योंकि 5 मैच होने हैं और लगभग 1 या 2 दिन के गैप में ये मैच होने हैं, तो क्या 5 अलग अलग पिचें तैयार की जाती हैं या रोटेट किया जाता है? नहीं, देखिए, अलग अलग पिचों पे मुझे लगता है ये मैचेस खेले जाएंगे, और अगर जिस पे पहला मैच हुआ है उस पिच को हम तीसरे चौथे मैच में भी देख सकते हैं कि वो उसमें रोटेट कर लें, क्योंकि कोई भी जब स्टेडियम बनता है तो उसके अंदर 8 से 10 पिचें बनाई जाती हैं जी। तो इसमें भी यहाँ यही होगा निश्चित रूप से। और क्योंकि देखिए, आपके पास इंटरनेशनल मैच रेफरी होते हैं, अंपायर्स होते हैं, तो वो सब, और जो मेजबान संघ है उसकी यहाँ पर देखा जाएगा कि उनको क्या सूट कर रहा है। तो पिच रिपीट हो सकती है, लेकिन चौथे पांचवें मैच में हो सकती है, पहले दूसरे तीसरे में तो नहीं होगी। इसमें अलग अलग पिचों पे ही मैच होंगे। और T20 मैचों में भी देखा जाता है कि जो ग्राउंड होता है उसकी लंबाई चौड़ाई को कम कर दिया जाता है। ये किसी निश्चित अनुपात में किया जाता है या एक आमतौर पर कि इसे छोटा कर दिया? देखिए नवीन, इसमें आपको एक फर्क हमें समझना होगा कि जो कोर्ट होता है, जिसे कहते हैं, जैसे बैडमिंटन का, टेनिस का कोर्ट है जी, ये तो एक फिक्स इनका होता है। लेकिन जो ग्राउंड जब आ जाता है तो ग्राउंड अपनी, कोई ग्राउंड छोटे हैं, कोई बड़े हैं, उसके हिसाब से बनते हैं। और जब भी कोई नया बनता है तो पहले यार्डस्टिक 65 मीटर का होता था कि भाई 65 गज की दूरी होनी चाहिए पिच से, और उसके बाद फिर यार्डस्टिक बढ़ते चले गए तो 75 गज की हो गई, 80 गज की भी हो गई, 90 गज के भी मैदान होने लग गए, 100 गज के, 110 गज के भी। तो ये डिपेंड करता है जिस कंट्री के अंदर, जिस स्टेट में जहां भी बन रहा है, उनके पास कितनी जगह उपलब्ध है, किस तरीके का वो पूरे स्टेडियम का नक्शा बना रहे हैं, तो ग्राउंड वो कितना रखना चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से T20 क्रिकेट के अंदर ग्राउंड थोड़ा सा छोटा ही रखा जाता है, ताकि एक फॉर्मेट है वो ऐसा कि उसमें फटाफट क्रिकेट, धुआंधार शॉट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो ग्राउंड थोड़ा सा छोटा रहेगा। बल्लेबाजों के लिए बहुत ही अच्छी पिच बनाई जाती है ताकि सब लोग धुआंधार बल्लेबाजी देखना चाहते हैं। ऐसे में जो पिच होती है उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ताकि बल्लेबाजों को ज्यादा मुनासिब हो रेदर देन की गेंदबाजों की? देखिए, पिच का ऐसा मिजाज होता है कि कोई भी परफेक्टली पिच के बारे में कह नहीं सकता कि कैसा होगा, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल जो यार्ड स्टिक हैं उसके हिसाब से पिचें बनाई गई, उसके बावजूद भी पिचें जो हैं उन पे फाइन होते हैं, पिचों के ऊपर मैच बीच में रोके गए। ये आधुनिक क्रिकेट के अंदर इस तरह के बहुत ऐसा हुआ है, हिंदुस्तान में भी ऐसा हो चुका है, कई मैदान के अंदर हो चुका है कि इंटरनेशनल मैच बीच में ही रोक दिए गए, पिच को खतरनाक घोषित किया गया। और पिच किस तरह के बिहेव करेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी हमने अहमदाबाद में देखा है कि अमूमन गर्मी रहती है, तो पानी पिच को थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है कि थोड़ी सी घास उस पर रखी जाती है कि ताकि पिच बाइंड रहे, जल्दी से टूटे ना, जैसा कि पहले टेस्ट में हो गया था कि घास आपने ज्यादा रखी नहीं उसमें बिल्कुल भी, तो वो पिच एकदम से टूट गई। तो उसको बचाने के लिए अगर आप पानी ज्यादा देते हैं और रात को मौसम अगर बदल गया, थोड़ा सा ठंडक आ गई, जैसा हम दिल्ली में देखेंगे दिन में गर्मी रह रही है लेकिन शाम होते होते मौसम बदल जाता है, कहीं कहीं बूंदाबांदी की आज भी खबरें आ रही हैं दिल्ली में कि हो रही है।
तो वैसा कई बार हो जाता है, तो हमने देखा कि वो आउटफील्ड ही गीली रह गई, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी को ध्यान में रखते हुए कि दिन में मैच होना है तो भाई कैसा रहेगा मौसम, तो उस हिसाब से पानी ज्यादा दिया गया। अब वो पानी जो है रात में मौसम ऐसा हो गया कि सुबह सूखा नहीं, फिर हेलोजन लाइट्स लगा के हमने देखा उसको सुखाया गया। कई बार आपने देखा होगा कि पिच को सुखाने के लिए जब गीली हो जाती है, बरसात होते तो बुरादा डाल के उसमें आग भी लगाई जाती है, वो सारी चीजें की जाती हैं। तो पिच एक ऐसी चीज है कि वो इसका ऐसा तिलिस्म है कि उसको बहुत कम लोग सही ढंग से पढ़ पाते हैं। और आजकल के जो आधुनिक टीमों के कप्तान आप देखेंगे कि वो पिच को पढ़ने में उतने ज्यादा सफल नहीं होते। एक बड़ा रीजन उसका ये, क्योंकि मैं खुद क्लब स्तर का खिलाड़ी रहा हूं, तो हमने पिच पे रोलर चलाया है, हम पिच को तैयार करते थे, पानी भी देते थे, तो हमें आइडिया रहता है कि कितना पानी इसमें दिया जाना है, रोलर किस तरीके से चलाया जाना चाहिए, कितना चलाया जाना चाहिए। तो वो इस तरह की जो नॉलेज है वो आजकल के खिलाड़ी को नहीं होती, क्योंकि हर जगह जहां वो प्रैक्टिस करने जाते हैं छोटे लेवल पे भी सब तैयार मिलता है आपको, ग्राउंडसमैन सब तैयार करके मिलते हैं, और क्यूरेटर्स आप देखिए रखे जाते हैं, उनके कोर्स होते हैं, उनके लिए क्लासेस लगती हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी पिच के मिजाज को जो अच्छी तरह से भांप सकता है वो मैदान कर्मी है जो बहुत छोटे से वेतन पे काम किया करता था, वो जो बता देता है। तो हमने देखा कि अनिल कुंबले के जमाने से, कि अनिल कुंबले उनसे पूछते थे जो ग्राउंड पे रोलर चला रहे हैं। क्यूरेटर जो होता था बोर्ड का, उससे नहीं पूछते थे, उसकी बात पे इतना डिपेंड नहीं करते थे, लेकिन उस ग्राउंडसमैन से पूछते थे। राकेश, यहाँ पे एक ऐसी सवाल जहन में आ रहा है कि मैच से पहले क्या दोनों टीमें पिच क्यूरेटर से बात करती हैं, या ऐसी मान लिया जाता है कि ये पिच ऐसे खेलेगी उसको देख के ही? देखिए, बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि जिस मैदान पे आप बहुत क्रिकेट खेलते हैं तो कई कप्तान देखने भी नहीं जाते, वरना ऐसा होता था कि जिस मैदान के बारे में सुनते हैं कि भाई वहां घास छोड़ी हुई है पिच पे ये वो, तो कप्तान हमने वो भी देखे और कोच भी देखे कि एयरपोर्ट से सीधा ग्राउंड में जाया करते थे देखने के लिए। उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी रहती थी, क्योंकि पिच का जो मिजाज है ना वो आपके हार और जीत में फर्क डाल देता है एकदम से। तो हमने बहुत ऐसे कप्तान देखे, कोचेज देखे जो सीधा डायरेक्ट ग्राउंड में आया करते थे, एयरपोर्ट से सीधा। और सामान्य तौर पे ऐसी होता है कि मेजबान टीम जो है वो अपने फेवर में ही, बिल्कुल उसकी चलती है। तो हमने देखा महान हमारे क्रिकेटर कपिल देव, ये इंडियन टीम के कोच होते थे, अजय जडेजा उनके साथ कप्तान थे एक बार राजकोट में, तो कहते थे भाई पिच का चेहरा तो दिखाओ ग्राउंडसमैन को बोलते भाई मतलब कि इसमें से घास हटाओ बिल्कुल भी। अच्छा, हिंदुस्तानी कप्तान बहुत कम घास चाहते हैं। हमने तो ऐसे भी टेस्ट मैच पे देखा जब घास काटने से मना कर दिया, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन का थोड़ा सा रुतबा भी रहता है। तो हमारे तो एक कप्तान ने मैच खेलने से ही मना कर दिया था, उन्होंने अपनी इंजरी का बहाना बना के वो मैच में खेला ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो मैच था नागपुर के अंदर, तो 2.5-3 दिन में मैच खत्म हो गया था। तो पिच देख के ही कप्तान को पता चल जाता है कि उसकी टीम की इसमें क्या स्थिति रहने वाली है। इसीलिए कहते हैं कि वो उसका स्टैंडर्डाइजेशन की बात चल रही है कि जैसे इंटरनेशनल मैच रेफरी होता है, न्यूट्रल अंपायर रखते हैं, न्यूट्रल मैच रेफरी होता है, तो वैसे ही पिचों को बनाने के लिए भी न्यूट्रल लोग रखे जाएं, पिचे भी न्यूट्रल होके बने। ऐसा ना हो कि जो मेजबान संघ है उसको फेवर करे। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी के लिए हमारे सुनील गावस्कर साहब का तो ये भी सजेशन रहा है कि जो होस्ट हो फिर उसको उसमें मैच में टॉस ना कराइए आप, फिर जो मेहमान टीम है उसको डिसाइड करने दीजिए कि वो उस पर बैटिंग करे पहले या बॉलिंग करे, क्रिकेट और रोचक हो जाए। हाँ, तो ये भी इस तरह के सजेशन आए। तो मैंने तो अपने जीवन में बतौर खिलाड़ी जो क्लब लेवल का मैं रहा, या बतौर पत्रकार मुझे आज 30 साल हो गए, तो मैंने तो देखा कि पिच को पढ़ने वाले बहुत कम लोग रहे हैं ऐसे। तो जो मैदान कर्मी है, जो उस मैदान में पानी देता है, जो वहां की घास कटिंग में लगता है, उससे मैंने देखा है कि बड़े बड़े कप्तान और खिलाड़ी उनसे पूछते हैं कि भाई कैसी ये पिच रहेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम साबरमती के लगभग करीब है, मैच शाम को 6:30 बजे के बाद शुरू होंगे। काफी कुछ डिपेंड करेगा शाम के वक्त का बॉलिंग पर, बैटिंग पर, खासकर बॉलिंग पर ज्यादा इफेक्ट रहेगा। देखिए नवीन, मैं उसके भी आपको बताऊं क्या होता था कि जब हम चेन्नई में टेस्ट मैच कवर करते थे, या चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जब हम खेलते थे, तो ये माना जाता था कि शाम के समय जो विपक्षी टीम, जो भी टीम फील्डिंग कर रही हो, चाहे वो मेजबान हो चाहे मेहमान टीम हो, वो अपने फास्ट बॉलर्स को बचा के रखते थे कि इनको नहीं थकाना। ये यहाँ पर 3:30 के बाद जो समुद्री हवाएं चलती हैं, क्योंकि वो समुद्र के किनारे वो चिदम्बरम स्टेडियम है, तो बचा के रखते थे कि भाई समुद्री हवा जब चलेगी तब फास्ट बॉलर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, या अगर सेकंड नई बॉल ड्यू है तो हम उस समय लेंगे जब हवा की भी मदद मिलेगी। लेकिन अब आधुनिक समय में क्या हुआ कि स्टेडियम्स ऐसे बनने लग गए कि अब दर्शक दीर्घा जब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1,30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो उतनी लेयर बनने लग गई कि वो हवा के अंदर आने वाला सिस्टम ही उतना रह नहीं गया है। स्विंग में फर्क, क्योंकि जब आपने ऊपर तक अपने सब वो दर्शक दीर्घाएं बन गई है बैठने के लिए,
तो वहां पर वो दिक्कत आती है। इसका मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि हरियाणा में रोहतक से 10-12 किलोमीटर आगे लाहली गांव है, तो वहां पे सचिन तेंदुलकर ने अपना रणजी ट्रॉफी का आखिरी मैच खेला था हरियाणा के खिलाफ। तो उससे पहले के मैचों में हम वहां कवर करने गए तो हम देखते थे कि भाई एकदम से सर्द हवाएं चल रही हैं बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि वो स्टेडियम पूरा बना नहीं था, दर्शक दीर्घाएं उसमें ऐसी नहीं थी, खाली 1-2 स्टेयर बनी हुई थी लाइन। तो पता चला कि इसके साथ जो खेत हैं वो गेहूं के खेत हैं स्टेडियम के आसपास, और उसमें रात भर पानी डाला जाता है, और उसकी वजह से सुबह जो है एकदम से सर्द हवाएं इतनी जबरदस्त चलती थी कि बहुत मुश्किल, वहां पर बैठना भी बहुत मुश्किल होता था, और बल्लेबाजों के लिए भी बहुत दिक्कत आती थी। कई खिलाड़ी तो बुखार भी उनको हो गया इस तरीके से, न्यूजीलैंड जैसा इफेक्ट। तो ये डिपेंड, न्यूजीलैंड में जैसे होता है, तो न्यूजीलैंड में उतने बड़े बड़े वैसे स्टेडियम्स नहीं है बैठने के लिए, तो वहां हर चीज आती है वहां पर। तो ये एक बड़ा फर्क है, जब स्टेडियम इतना बड़ा बन जाता है, इतनी दर्शक दीर्घाएं उसमें बन जाती है, इतनी कंक्रीट का एक तरह से पूरा एक जंगल तैयार वहां पर हो जाता है, तो वो हवाओं वाला जो बेनिफिट है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बहरहाल आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से प्रसारित किया जाएगा। इसे FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सुनते हैं भारतीय टीम के प्लेइंग 11 पर ये रिपोर्ट अतहर की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला की शुरुआत 12 मार्च से हो रही है। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के चोटिल होने के कारण सीरीज में लेग स्पिनर राहुल चाहर को खेलने का मौका मिल सकता है। ये लगातार दूसरी श्रृंखला है जब वरुण टीम में सिलेक्ट होने के बाद बाहर हुए हैं। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी चुने गए थे, उनकी जगह टी नटराजन को मौका मिला था। वहीं ऑलराउंडर राहुल तेवतिया की फिटनेस पर सस्पेंस बना हुआ है। वरुण और तेवतिया बेंगलुरु में हुए पहले फिटनेस टेस्ट में असफल हो गए थे। तेवतिया भारतीय टीम के साथ बायो बबल में है। कप्तान विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। वहीं टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी फॉर्म में चल रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर में मौजूदा परिस्थितियों में नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या का आना तय लग रहा है। वहीं नंबर 7 पर 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल में से किसी एक को मौका मिल सकता है। नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार और नंबर 9 पर दीपक चाहर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। नंबर 10 नवदीप सैनी और नंबर 11 यजुवेंद्र चहल को मिल सकता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। राकेश, प्लेइंग 11 कैसा रहेगा बहुत संक्षेप में? देखिए, अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी यहाँ सिलेक्ट हो रहे हैं और इंजर्ड हो जाते हैं, फिर उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी, इसीलिए बायो बबल में आजकल ज्यादा खिलाड़ियों को रखने की कोशिश होती है कि भाई उनको उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि खिलाड़ियों का चोटिल होने का सिलसिला लगातार रहता है। और निश्चित रूप से कुछ चेंजेस तो इसमें मिलेंगे, क्योंकि T20 के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको खिलाया जाएगा, फिर पिच का मिजाज देखा जाएगा, उसके हिसाब से स्पिनर रखने हैं या बॉलिंग फास्ट मीडियम पेस ऑलराउंडर टीम के अंदर रखे जाने, तो कुछ चेंज तो हमें देखने को मिलेंगे। बट इस बायो बबल की वजह से बहुत से खिलाड़ियों को फायदा भी हुआ है, खासकर कितने सारे खिलाड़ियों को मौका मिला, और भारत की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत उभर कर सामने आई है कि भारत की एक दूसरी टीम भी तैयारी अगर एक इंजर्ड हो भी जाती है तो ये पूरी टीम खड़ी हुई है। बिल्कुल बात ही चल रही है कि भाई एशिया कप में हमारी जो है दूसरे दर्जे की टीम भेजी जाए, दूसरे दर्जे की टीम भी हमारी एज गुड एज जो हमारी मेन टीम के बराबर हो रही है, और जिस खिलाड़ी को बेंच स्ट्रेंथ की ताकत ही जिस खिलाड़ी को उतारा उसी ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो चुके हैं, कल दिल्ली में खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में गुजरात का मुकाबला उत्तर प्रदेश से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में कर्नाटक का सामना मुंबई से होगा। फाइनल मैच 14 मार्च को खेला जाएगा। इससे पहले कल दिल्ली को हराकर उत्तर प्रदेश ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, वहीं मुंबई ने सौराष्ट्र को हराकर अपना स्थान पक्का किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक होने वाला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला साउथम्पटन हैम्पशायर मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच के लिए 23 जून को रिजर्व डे रखा गया है। ये मुकाबला ड्यूक्स ब्रांड की गेंद से खेला जाएगा। ये एक खबर निकल कर आ रही है, ड्यूक्स ब्रांड की गेंद से खेला जाएगा। इसमें कुछ खास, कुछ विशेष? देखिए नवीन, ऐसा होता है कि बॉल चूज करती है जो होस्ट कंट्री होती है जहां पर मैच हो रहा हो, उसको डिसाइड करती है। अगर ये न्यूजीलैंड में होता, न्यूजीलैंड की टीम में कूकाबूरा की गेंद इस्तेमाल होती है वहां पर, तो उससे खेला जाता। हिंदुस्तान में होता तो एसजी की बॉलों से खेला जाता, लेकिन क्योंकि इसका मेजबान इंग्लैंड है तो इंग्लैंड में ड्यूक बॉलें चलती हैं, तो वहां पर उससे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके बेनिफिट की हमारी बात यही है कि हमारे कप्तान विराट कोहली हों, चाहे हमारे टॉप के स्पिनर आर अश्विन हो, वो सब लोग ड्यूक वाली गेंद को पसंद करते हैं। इसकी जो सीम है थोड़ा सा हार्ड रहती है, ज्यादा समय तक बॉल हार्ड रहती है, सीम बनी रहती है। तो एक अच्छी चीज यही है कि हिंदुस्तान की टीम इसको पसंद करती है, और हम चाहेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम इस गेंद से खेलते हुए थोड़ा परेशानी महसूस करे, तो वो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी। इससे पहले WTC फाइनल मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर होना था। और अब बात हॉकी की। झारखंड में सिमडेगा जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 दिन तक चलने वाली 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। ये चैंपियनशिप 18 मार्च तक चलेगी। इसमें हिस्सा ले रही टीमों के बीच कुल 7 मैच खेले जाएंगे। देश भर की 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और इस बीच भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंतर्गत सिलेक्ट कर लिया गया है। देखिए नवीन, ये बहुत ही अच्छी खबर हॉकी प्रेमियों के लिए है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टॉप्स की हमारी स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है कि जिनसे ओलंपिक में हम पदक की उम्मीद रखते हैं। और इनके लिए तमाम सुविधाएं, अतिरिक्त सुविधाएं जो दूसरे खिलाड़ियों को मिलती है, वो इन खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से दी जाती है। और ये 58 हॉकी खिलाड़ी, 33 पुरुष और 25 महिला खिलाड़ी, बल्कि पूल पूरा यूं मतलब 16, 17, 18 की टीम नहीं, 25 में महिलाएं और 33 में ये, इन सब खिलाड़ियों को अब ओलंपिक की तैयारी के लिए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस जो है 50,000 रुपए हर खिलाड़ी को मिलेगा। देखिए क्रिकेटरों के लिहाज से तो बहुत कम माना जाएगा, लेकिन हॉकी के खिलाड़ी जिस हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, गरीब घरों से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ये 50,000 रुपए ऐसा रहेगा, वो जिस चीज पे चाहें इसको खर्च कर दें, चाहे अपने खाने पे खर्च कर दें, चाहे अपने जूते अच्छे लेने में खर्च कर दें, जिस चीज में चाहें, इसका हिसाब उनसे नहीं लिया जाता। ये सीधा उनके अकाउंट में 50,000 रुपया, वो जिस पे चाहें, जिस पे जरूरत समझें, वो इस पे खर्च करके अपने खेल को निखार सकते हैं। यहीं से मुझे एक बात याद आती है राकेश, मुझे मौका मिला था भारतीय हॉकी टीम को साक्षात रूप से देखने का। वो जिस बस से उतर रखे थे उसे देख के मुझे लग रहा था कि क्रिकेटर की लग्जरी बस और भारतीय हॉकी टीम की जो बस है, कितना फर्क है। नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं। और अब बात रॉजर फेडरर आज कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ब्रिटेन के डेनियल इवांस के साथ खेलेंगे। रॉजर फेडरर 13 महीने के बाद कोर्ट में वापसी करेंगे। घुटने की चोट के कारण वो 1 साल से टेनिस नहीं खेले थे और आखिरी बार 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने खेला था। सुनते हैं दोनों खिलाड़ियों की जीत और हार पर ये रिपोर्ट। रॉजर फेडरर और इवांस के बीच दूसरे दौर का मुकाबला होगा। फेडरर को पहले राउंड में बाय मिला था। वे 3 बार कतर ओपन टूर्नामेंट जीत चुके हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 29 मैच खेले हैं। इसमें से 26 में उन्हें जीत और 3 में हार मिली। विश्व में 6ठी वरीयता प्राप्त फेडरर ने अपने करियर में कुल 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। इसमें 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 US ओपन और 1 फ्रेंच ओपन खिताब शामिल हैं। इवांस 3 बार फेडरर का सामना कर चुके हैं। तीनों मुकाबलों में उन्हें फेडरर से हार का सामना करना पड़ा है। 30 साल के इवांस ने कल कतर ओपन के अपने पहले राउंड के मैच में फ्रांस के खिलाड़ी जेरेमी चार्डी को 6-4, 1-6, 6-2 से हराया था। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। और अब बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में शनिवार को एटी के मोहन बगान का मुकाबला मुंबई सिटी FC से होगा। कल खेले गए दूसरे सेमीफाइनल के दूसरे लेग के मुकाबले में एटी के मोहन बगान ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को 2-1 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। राकेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा फुटबॉल के हिसाब से। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और एक बड़ी टीम, जैसे आपने बताया कि मोहन बगान की टीम फाइनल में है, तो एटी के मोहन बगान इन्होंने बड़ी मेहनत की है। कोचेस बदले टूर्नामेंट से पहले इन्होंने, और काफी मेहनत के बाद ये टीम यहां तक पहुंची है। और दोनों टीमें चाहेंगी कि भाई हम यहां पर खिताब जीते, क्योंकि ये बहुत बड़ा खिताब भारतीय फुटबॉल के लिहाज से। और अगर पूरे टूर्नामेंट पे नजर डाली जाए तो बहुत अच्छे और उभरते हुए खिलाड़ियों को हमने खेलते हुए देखा और एक जैसे कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय तरीके से खेलते हुए देखा। बिल्कुल, इस टूर्नामेंट की खासियत यही है। इसी वजह से आप देखिए कि जो हमारा AIFF है, उसने ये दोनों लीग एक साथ चलाई हैं, चाहे वो आई लीग हो चाहे ISL हो, कि ताकि हर तरह के खिलाड़ियों को यहाँ पर बेहतरीन मौका मिले और दर्शकों को भी अच्छी फुटबॉल देखने को मिले और लोगों का इंटरेस्ट जो फुटबॉल प्रेमी है उनका बना रहे। और अब बात तैराकी की। भारतीय तैराकी महासंघ ने 24 मार्च से राजकोट में होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप को रद्द कर दिया है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 27 मार्च तक होना था। तो ये थी वो तमाम खेल खबरें जिस पर आज हमने चर्चा की और इन सब पर चर्चा करने के लिए और अपनी विशेषज्ञ राय देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहे राकेश थपलियाल। राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच शुक्रवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले कल होंगे। झारखंड में 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप आज से शुरू और भारतीय तैराकी महासंघ ने 24 मार्च से राजकोट में होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। कल 7:20 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।